तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो आप हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी का नाम है प्यासा नर पिशाच। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए आप कहाँ से हमारी कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर सुकून पाने के लिए तीन दोस्त अर्जुन, राहुल और विवेक ने तय किया कि इस बार वो कहीं शांत और अलग जगह जाएंगे। हर बार की तरह कोई बड़ा टूरिस्ट प्लान नहीं, बल्कि इस बार अनजान सा गांव जहां ना तो इंटरनेट होगा और ना ही कोई मोबाइल का नेटवर्क होगा। बिल्कुल शांत और सुकून भरा, जहां चारों ओर शांति ही होगी। दोस्तों, अर्जुन सबसे शांत और सोच समझ कर चलने वाला लड़का था। किताबों में उसकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, खासकर वो हॉरर कहानियाँ और हॉरर किस्सों के बारे में सुनने में दिलचस्पी रखता था। राहुल, जो कि बहुत ही बातें करता था, जोश में रहने वाला और नई जगह को एक्सप्लोर करने वाला, बहुत ही जुनून वाला। उसके साथ साथ वो थोड़ा बेपरवाह भी था। तीसरा, विवेक, एकदम संतुलित बनाकर चलने वाला। जब अर्जुन डरने लगता या राहुल ज़्यादा उछलने लगता तो वही सबको संभालता था। वो सबसे इंटेलिजेंट और शांत स्वभाव वाला था। एक दिन शाम को राहुल को ये सूचना मिली उसके खास दोस्त से भी भानगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है, धुंधलपुर, जहां अब ज़्यादा लोग तो नहीं रहते, पर वहां की रातें रहस्यमयी और खामोश होती हैं। बस इतना ही क्या था, तीनों ने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े। वो शहर से काफ़ी दूर बसें बदलते बदलते वो लोग आखिरकार उस गांव के करीब और एक सुनसान मोड़ पर उतरे। सामने सिर्फ घना जंगल और एक कच्चा रास्ता जो अंधेरे में कहीं खो जाता था। तभी राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार राहुल ने धीरे से और हंसते हुए फिर से कहा, राहुल, अर्जुन यार तू डर तो नहीं रहा? यह तो तेरे हॉरर नॉवल जैसा लग रहा है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। डरने की नहीं, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। चलो पहले गांव पहुंचते हैं, तुम्हारी तो बातें ख़त्म ही न हो गई और जो भी होगा देखा जाएगा। विवेक के कहते हुए तीनों कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अंधेरा भी अब घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी नमी और सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। तभी दूर से लकड़ी की और चरमराहट और घंटियों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने कहा, लगता है यार कोई आ रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़कर देखने लगे, एक पुरानी सी बैलगाड़ी आती हुई दिखी। उस पर मतलब कह सकते हैं उनको चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था जो उस पर बैठा हुआ था। लंबा सफ़ेद बाल, झुकी हुई पीठ और आँखों पर मोटा सा चश्मा। बैलगाड़ी बहुत धीमी सी गति में चल रही थी। राहुल ने हाथ हिलाया और पूछा, बाबा गांव जा रहे हो क्या? बूढ़े ने धीरे से गर्दन हिलाई और कहा, क्यों, तुम भी वहाँ जाना चाहते हो क्या? तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। तभी बूढ़े आदमी ने इशारे से उन्हें चढ़ने के लिए कहा। तीनों दोस्त बैलगाड़ी पर चढ़ गए। कुछ दूर तक सब चुप रहे। सिर्फ बैलगाड़ी की जो बैलों की घंटियों की आवाज़ थी वही सिर्फ सन्नाटे को तोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने कहा, बाबा ये रास्ता बहुत सुनसान सा लग रहा है। यहाँ आसपास और कोई गांव नहीं है क्या? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें सीधी सड़क पर टिकी हुई थीं। अब राहुल से भी नहीं रहा। उसने फिर से बोला, बाबा ये गांव इतना खाली खाली क्यों है? रास्ते में भी हमें कोई आदमी तक नहीं दिख रहा और ना ही हमें कोई आदमी तक मिला। बैलगाड़ी वाला पहले तो चुप रहा, फिर पता नहीं अचानक उसके दिल में क्या आया। वो धीमी सी आवाज़ में कहा,
कुछ बातें ना ही पूछी जाएं तो अच्छी होती हैं। तीनों दोस्त ये सुनकर हैरान रह गए। अब तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। हवा और ठंडी लगने लगी थी। अब उन्हें पहली बार गांव के नाम से थोड़ा सा डर महसूस होने लगा। अर्जुन ने मन की मन सोचा, शायद ये ट्रिप वैसा रोमांच देने वाली है जैसा मैंने कभी पढ़ा था। लेकिन यार, ये रोमांच कहीं डर में ना बदल जाए। ये अर्जुन के मन में चल रहा था। बैलगाड़ी भी अब आगे बढ़ती रही। गांव भी अब ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन उसका सन्नाटा अब उनके दिल में उतरने लगा था। बैलगाड़ी अब एक संकरी पेड़ों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते में अब उन तीनों के पास कोई शब्द नहीं था, ना तो बैलगाड़ी वाले का ना उन तीनों दोस्तों का। केवल सूखी पत्तियों की और बैलों की घंटियों की आवाज़ आ रही थी और उनके पैरों की, और कभी कभी दूर से किसी उल्लू की भी आवाज़ आती। कुछ देर बाद बैलगाड़ी एक पुरानी पत्थरों से बने टूटी फूटी मेहराब के पास आकर रुक गई। वो एक पुरानी और प्रवेश द्वार जैसा लग रहा था। शायद कभी गेट का वो गांव का भारी गेट रहा होगा। बूढ़े बैलगाड़ी वाले ने बिना उनकी ओर देखे हुए कहा, आगे जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा। मेरा रास्ता बस यहीं तक था और मेरा रास्ता अब दूसरी ओर से अलग हो जाता है। मैंने कहीं और जाना है। विवेक ने पूछा, बाबा गांव कितनी दूर है? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस धीरे से बैलगाड़ी को मोड़ा। बैलगाड़ी को वापस रास्ते पर ले गया जिस पर वो आए थे। तीनों दोस्त कुछ पल के लिए उस टूटी मोहराब को देखते रहे। अर्जुन ने चुपचाप कहा, इस रास्ते पर यार कुछ तो है, जैसे कोई गहरे निशान, जैसे हमें कोई देख रहा हो। राहुल ने तभी हंसी में बात उड़ाते हुए कहा, अरे यार, तू तो पहले ही डर गया। ये सब तेरे मन का वहम है। लेकिन विवेक की नज़रें पेड़ों की झुरझुराहट में कुछ खोज रही थी। नहीं राहुल, उसने धीमे से कहा, ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही चुप है, जैसे कोई बात छुपाई जा रही हो। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो उस मेहराब के पास पहुंचने लगे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सामान्य ठंडी हवा नहीं थी, ये भीतर तक चुभती और पूरे शरीर को कंपा देने वाली थी। चारों ओर घना जंगल था। अब पेड़ की पत्तियों भी थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी शाखाएं किसी को बुला रही हों। अचानक अर्जुन चलते चलते रुक गया। यार, तुम लोगों ने कुछ सुना? उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। क्या यार? विवेक और राहुल एक साथ बोले। किसी ने मेरा नाम लिया, धीरे से, जैसे हवा में किसी ने फुसफुसाहट की हो। तीनों अब एक जगह ठिठुर गए। अर्जुन को अब अंधेरे में एक हलचल सी महसूस हुई, जैसे किसी ने झाड़ियों के बीच से झांककर उन्हें देखा हो, लेकिन इतना भी कुछ खास नज़र नहीं आया। राहुल अब भी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज़ में हल्का सा डर महसूस हो रहा था। अब शायद कोई जानवर होगा यार, या फिर तुम्हारे मन का वहम। वहीं अर्जुन पेड़ों की ओर घूर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था। एक जोड़ी लाल आंखें हमें घूरती हुई। तीनों ने तेजी से चलना आगे शुरू कर दिया। अरे यार, कोई जानवर होगा, चलो छोड़ो, हम चलते हैं। उन्हें अब अंधेरे में गांव पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन पीछे सन्नाटे में अब कुछ और भी था। एक साया शायद, जो उन्हें दिखा तो नहीं लेकिन महसूस हुआ, जो शायद गांव से नहीं बल्कि खुद जंगल से जुड़ा हो। तीनों दोस्त तेजी से चलते हुए आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंचे। पेड़ों के बीचों बीच निकलकर अब वो गांव की सीमा पर थे। अंधेरा अब पूरी तरह से पसर चुका था। आसमान पर भी अब बादल थे। चांद कभी कभी ही झांकता और गांव के दूर दूर तक जलते हुए दिए की रोशनी से रास्ता अब स्पष्ट पहचान में आ रहा था। गांव एकदम शांत था। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना कोई आवाज़ थी। चारों ओर सिर्फ मिट्टी और पुराने से घर थे।
टेढ़े मेढ़े रास्ते और बीचों बीच एक अध जले दिए। विवेक ने धीरे से कहा, ये गांव सुनसान तो है लेकिन उतना भी डरावना नहीं लग रहा। हाँ यार, अर्जुन ने हामी भरी, जैसे सोकर उठा हो या इसी इंतजार में हो बोलने की। उन्हें कुछ देर बाद एक बुजुर्ग औरत दिखी जो घर के बिल्कुल बाहर बैठी थी। उन्होंने प्यार से पूछा, माताश्री, हम क्या एक रात यहाँ पर रुक सकते हैं? हम बाहर से आए हैं। बूढ़ी औरत ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सिर हिलाया। बेटा, यहाँ पर ज़्यादा कोई आता तो नहीं, लेकिन भगवान का रूप होते हैं मेहमान। अंदर चलें, एक कोठी खाली है। वो उन्हें एक पुराने मगर साफ सुथरे कमरे में ले गई। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का पलंग और एक छोटी सी लालटेन भी टिमटिमा रही थी। खाना बहुत सादा था, रोटी, थोड़ा नमक और छाछ, लेकिन उन्हें उस समय वो सबसे स्वादिष्ट चीज़ लगी। रात गहरी थी, थकान के बावजूद भी अर्जुन को नींद नहीं आई। तभी अचानक उसकी निगाह खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर कुछ हरकतें दिखी, लेकिन वो उठकर देखने की हिम्मत में नहीं जुटा सका। उसकी जैसे तैसे एकदम सोचते सोचते आँख लग गई। सुबह हुई। मिट्टी की चरचराहट और चिड़ियों की चरचराहट, मिट्टी की फिर से खुशबू और सूरज की पहली किरणों से नहाया गांव बिल्कुल अलग, रात से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था, बिल्कुल अलग लग रहा था। लोग अपने अपने मस्ती में, अपने काम में लगे हुए थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई कुएं से पानी भर रहा था, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। तीनों दोस्त बाहर निकले और उस रात के बाद पहली बार सुबह दिल से मुस्कुराए। यार, राहुल बोला, ये गांव तो जैसे कोई सपना हो, शांत, साफ और सुकून से भरा हुआ। विवेक ने कहा, हाँ, रात की बात जैसे एक भ्रम हो। अब देखो सब कुछ कितना सुंदर और अलग लग रहा है, दिल को सुकून देने वाला। अर्जुन भी सहमत था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आंखें अब भी किसी को तलाश कर रही थीं, कुछ ऐसा जो पिछली रात अधूरा रह गया हो। उन्हें अब तक ये नहीं पता था कि जिस गांव की सुंदरता उन्हें लुभा रही थी, उसी मिट्टी में एक भूखी सच्चाई दबी पड़ी है। एक ऐसी प्यास जो दिन में सोती है और रात को जागती है। सुबह की पहली चाय पीकर तीनों दोस्त गांव में घूमने निकले। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, मिट्टी की सुगंध और सीधे साधे लोग, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी, जैसे उनके भीतर कोई छुपा हो। बच्चे खेल रहे थे, मगर जब अर्जुन, राहुल और विवेक उनके पास गए तो अचानक बच्चे चुप हो गए और भागकर अपने अपने घरों में चले गए। राहुल थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे यार, मुझे लगता है हम शेर जैसे दिख रहे हैं। विवेक ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, या फिर इन बच्चों को कुछ सिखाया गया है। हम जैसे नए और अजनबियों से दूर रहना चाहिए। घूमते घूमते वो गांव के एक बुजुर्ग के पास पहुँचे। एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जो गांव के मंदिर के पास बैठे थे। अर्जुन ने आदर से उनसे पूछा, बाबा, ये गांव तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस वक्त मुझे ये माहौल गांव का थोड़ा अलग सा लग रहा है। बाबा ने धीरे से अपना सिर उठाया और धीमी सी आवाज़ में कहा, बेटा, जैसा कुछ दिखता है वैसा होता नहीं है। और बाबा ने फिर से आगे बोला, गांव के कुछ नियम हैं। रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। मंदिर में सूरज डूबते के बाद कोई नहीं जाता। और सबसे ज़रूरी बात, बीचों बीच जो पुराना गांव के कुआं है उसके पास भूल के भी मत जाना। ये सुनकर तीनों दोस्त चौंक गए। पर क्यों बाबा? राहुल ने पूछा। बाबा ने फिर एक वाकया में जवाब दिया, ये सवाल यहाँ कोई नहीं पूछता बच्चे। बात को बदलते हुए विवेक ने कहा, अरे बाबा, हम तो बस थोड़े दिन ही हैं, हम यहाँ घूमने आए हैं। बाबा मुस्कुराया, एक बहुत ही फीकी और बुझी हुई मुस्कान, और बोले, ठीक है बेटा, जितना देख सकते हो देख लो,
गांव दिन में अलग सा होता है, इसका माहौल। इतना सुनकर उन तीनों आगे बढ़ गए। चलते चलते एक घर के बाहर एक औरत दिखी जो दरवाज़ा बंद कर रही थी और दहलीज पर लाल रंग का कोई धागा बांध रही थी। अर्जुन ने पूछा, अरे ये क्या है? औरत एकदम से चौंक गई और फिर जल्दी से बोली, सावधानी है बस, रात की हवा सीधी अंदर ना घुसे। राहुल ने तभी हंसते हुए कहा, अरे हवा भी क्या अब नीम तोड़ती है? पर उसने जब अर्जुन और विवेक की ओर देखा, वो अब बिल्कुल गंभीर हो गए थे, बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थे। गांव तो खूबसूरत था, लेकिन हर मुस्कान के पीछे डर छुपा हुआ था। हर नीम के पीछे एक न बोली गई चेतावनी थी। गांव जैसे जैसे ढलने लगा, गांव की रफ्तार अब धीमी होने लगी। तीनों दोस्त अब समझने लगे थे, यहाँ कुछ है जो दिन में तो छुपा रहता है और रात में जिंदा उठता है। धीरे धीरे वो दिन भी बीत गए। गांव का तीसरा दिन था। अब धीरे धीरे गांव का माहौल भी उन्हें समझ में आने लगा था। लोग सीधे साधे थे, लेकिन कुछ भी खुलकर नहीं कहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने से डर रहे हों। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। खेतों और टिरालों में घूमते हुए अर्जुन ने गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं देखा। तो सूखा हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर लाल रंग की लकीरें और राख जैसी चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई तांत्रिक पूजा की गई हो। राहुल वहां पर सबसे पहले पहुंचा और बिना ध्यान दिए राहुल और अर्जुन ने तेजी से आवाज़ दी, बाबा ने कहा था उस कुएं से दूर रहना। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम दोनों तो डरपोक हो, सूखा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही उसने कुएं की मॉडल मतलब सबसे सामने हाथ रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो चौंका और नीचे गिर गया। पल भर में उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हाथ पकड़ने में अंदर से कोशिश की गई हो। वो कुछ टाइम चुप रहा और फिर से बोला, अरे यार, मुझे सच में कोई चीज़ महसूस हुई। उसी समय गांव की एक बुजुर्ग औरत भागती हुई आई। उन्होंने गुस्से में और घबराहट में कहा, तुमने उसे जगा दिया, हे भगवान। बस इतना हुआ उस लेटर में लिखा हुआ था। किसी वकील ने पूछा। औरत चुप हो गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने बस इतना कहा, आज घर से बाहर मत निकलना, बाहर कुछ भी हो सकता है, मौत भी। ये उसके भाई ने उसे कहा था। तीनों अब थोड़ा घबरा गए और लेकिन दिन के उजाले में सब कुछ अब फिर से सामान्य लगने लगा। पर उस रात जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, अर्जुन को खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई चल रहा हो, लेकिन मिट्टी पर कोई भद्र चिन्ह नहीं पकड़ना। वो उठा और खिड़की के बाहर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन हवा अब शांत नहीं थी, उसमें किसी की आहट थी। इतना सुनकर विवेक और राहुल भी जाग गए। दोस्तों, तुम दोनों को भी सुनाई दिया ना? अर्जुन ने फुसफुसाया। राहुल जो हमेशा मजाक करता था, अब चुप था। उसने बस धीरे से कहा, शायद मैंने किसी का नाम लेते हुए सुना। कमरे में अब सन्नाटा था। तीनों दोस्त चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बाहर सिर्फ रात थी और साथ में कुछ ऐसा जो एक पल में प्राण निकाल ले। रात भीतर, लेकिन वो सन्नाटा, वो आहट तीनों दोस्तों के दिमाग में से नहीं गई। सुबह गांव हमेशा की तरह शांत था, लेकिन अब वो शांति उन तीनों दोस्तों को सुकून नहीं दे रही थी। वो अब एहसास करने दे रही थी कि यहाँ कुछ अलग है। राहुल के हाथ पर अब भी नीला निशान बना हुआ था। अरे यार, ये निशान जा क्यों नहीं रहा? उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने जब गौर से देखा तो धीरे धीरे वो निशान नीले से काला दिखने लगा था, जैसे कोई जलन भीतर तक उतर गई हो। उसी समय बाहर
हलचल मच गई। कुछ ग्रामीण गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। तीनों तुरंत भागकर उस गांव की ओर और उस सभा में पहुंचे। एक ग्रामीण युवक जिसका नाम रमेश था, उसकी माँ रो रो कर बोल रही थी। वो बेहोश पड़ा था। उसके गले पर लंबे गहरे खरोंचों के निशान थे। ऐसे किसी जानवर ने नहीं, किसी पागल इंसान ने उसे बेरहमी से नोच नोच कर फाड़ दिया हो। पर किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ सुबह का वो लहूलुहान दृश्य के अलावा। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में डर अब साफ दिख रहा था, वो बुड़बड़ाई। उसने फिर से दस्तक दी है। कुएं से निकलती है वो भूख। विवेक चौंक गया। कुएं से? लेकिन कुआं तो। चुप रहो, प्यास खड़े एक बुजुर्ग ने डांटा। तुम अजनबी हो, यहाँ के नियम नहीं समझ सकते। यहाँ प्यास सिर्फ गले से नहीं होती, यहाँ आत्मा भी प्यास से तड़पती है। तीनों अब काफ़ी डर गए थे। रात होते ही पूरा गांव जैसे फिर से जड़ हो गया हो। तीनों दोस्तों ने में से एक दोस्त ने कहा। विवेक ने बोला, चलो यार, यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो बहुत ही खतरा है। देखा नहीं सुबह कैसे नोचा हुआ आदमी पड़ा था। पर अब वो सच का पता लगाना चाहते थे कि आखिर सच में यहाँ कुछ है या कोई अफवाह ही है। रात होने के बाद दिए बुझ गए थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, हर कोई अपने घर में बंद, साथ तक रोके हुए। तभी रात के करीब 2 बजे एक हल्की सी चीख गूंजी। तीनों जाग उठे। तूने सुना? अर्जुन फुसफुसाया। हाँ, ये आवाज़ गांव की उत्तर दिशा से आ रही है, विवेक धीरे से बोला। उसके गले से टूटी हुई लेकिन कांपती हुई आवाज़ निकली। दूर गांव के एक सुने रास्ते पर एक हल्की सी परछाई दिख रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिख रही। एक इंसान जैसा शरीर, झुका हुआ, दुबला सा, उसका सिर हल्का झुका हुआ, जैसे कुछ सूंघ रहा हो, लेकिन चेहरा नहीं दिख पा रहा। वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसका हाथ लंबे काले नुकीले नाखूनों वाले बार बार हवा में कांप रहे थे। फिर उसने सिर उठाया। हल्की सी चांद की रोशनी में वो एक भयानक दृश्य था। सिर्फ 2 गहरे गड्ढे जैसी आंखें, गहरी और काली। उसके मुंह से कुछ चिपका हुआ था, प्यास का रंगीन और भद्दा रूप। फिर से अचानक उसे किसी गंध का एहसास हुआ। वो परछाई तीनों की ओर मुड़ी। तीनों पीछे हट गए। खिड़की बंद थी। वो तीनों कांपते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये क्या था? अर्जुन की आवाज़ थरथरा रही थी। विवेक बोला, शायद वो। राहुल ने उसका वाक्य आधा छोड़ दिया था जो उसने पूरा किया। वो ही है जिसके लिए ये नियम बनाए गए थे। बाहर तो कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन खिड़की पर अब हल्की सी खरोंचने की आवाज़ आई और हल्की सी आवाज़ प्यास आई। वो शायद एक नर पिशाच था जो प्यासा था। अब क्या होगा इन 3 दोस्तों के साथ? वो दरवाजे पर नर पिशाच खड़ा है और ये तीनों एक कुटिया में दुब कर बैठे हैं। इसके अगले भाग में आपको बताऊंगा कि इन तीनों के साथ क्या हुआ। अभी मैं कहानी इसके आगे लिखूंगा और आप बताना है इसके साथ क्या किया जाए, वैसी मैं कहानी लिख दूंगा। और मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले भाग का वेट कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और इसका अगला भाग मैं जल्द ही डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।